सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और हॉस्पिटल में यहां पर केडीएससी ग्रुप के द्वारा जो निवेश किया गया है, ये सेवा का तो एक बेहतरीन उदाहरण है ही, लेकिन ये अपने आप में निवेश भी है। यहां पे निवेश भी हुआ है और कम से कम 1000 लोगों को काम भी मिलेगा, यानी इतने लोगों के लिए रोजगार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हुई है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से केडीएससी ग्रुप को, इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डीवाई पाटिल ग्रुप के साथ मिलकर के बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर पूरा सहयोग के लिए आश्वस्त करता हूं और आह्वान करता हूं कि राज्य के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो या हेल्थ केयर का, स्पोर्ट्स का हो या फिर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास का कोई भी क्रम, इन सभी में जहां भी ग्रुप अपने निवेश करने के लिए आगे आएगा, राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग करेगी, हर प्रकार से उन्हें समर्थन देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से कपिल देव जी, आपको, आपके पूरे ग्रुप को इस हॉस्पिटल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केडीएससी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनसीआर में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में विकसित होकर के स्वास्थ्य के भी नए मानक गढ़ने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। खबर लक्सर से है। लक्सर के वार्ड नंबर 9 के हाईवे से टच मोहल्ले के निवासी नाला ध्वस्त हो जाने की वजह से गंदा पानी कई दुकानों व संस्थानों के सामने लंबे समय से भरा हुआ है, जिसके चलते मक्खी, मच्छर और कीड़े पैदा हो रहे हैं और बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार नगर पालिका प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाई। वार्ड सभासद के पति प्रवीण कुमार का कहना है कि इस बाबत उन्होंने प्रस्ताव बनाकर नगर पालिका में भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव पर न बजट पास हुआ और न ही आगे कार्रवाई बढ़ सकी। मोहल्ले वासियों ने इस बाबत एसडीएम, सीएम, पोर्टर, नगर पालिका प्रशासन के साथ उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन मीना बचने के बाद भी स्थिति जब जस की तस बनी हुई है। भाई जी, ये 2-3 महीने से ये पानी यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, यहीं पे मर रहा है। इसमें मक्खी, मच्छर इतने पैदा हो गए, हमारे बच्चे भी बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। कल त्योहार का दिन था, हमारे बच्चे भी बाहर नहीं निकले और आवाजाही में सारी दिक्कत हो रही है। ये यहाँ इधर एक रास्ता है, ये मेरी तरफ से इसका प्रस्ताव दे दिया गया है, जिसका एस्टीमेट भी बनवा दिया गया था। इसका 24 लाख का एस्टीमेट था, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है नगर पालिका में। मैं बार बार एसआई को लाता हूँ और ईओ साहब भी अभी आ रहे हैं। कल त्योहार का दिन था, यहाँ लक्सर में देखो किस तरह का पानी घरों के अंदर बढ़ा जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। यहाँ से सब ऑफिस खोल लो, बैठे वोट चाहिए सबको। खबर देहरादून से है, जहां आगामी बजट की तैयारियों के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को अधिक पेशेवर और व्यापक बनाने के लिए नई पहल की है। नियोजन विभाग द्वारा हर साल कराए जाने वाले अधिक सर्वेक्षण को इस बार बाहरी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है, ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अधिक सटीक आकलन किया जा सके और बजट निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा मिल सके। राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का समग्र आकलन प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर सरकार यह तय करती है कि आने वाले बजट में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है और विकास की दिशा क्या होगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल से आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों को साझा करने के लिए बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा शुरू की गई है, जैसा कि केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स हैं उसको जैसे भारत सरकार में
अब आ रही है? पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है, भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है, बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनलिज्म हम लोग लाए। और हालांकि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टीम भी उनको सहयोग कर रहे थे। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है एक तरफ से NCAER प्लस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर में होली के दिन शाम करीब 7:30 बजे कुछ युवकों द्वारा व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। घटना के बाद कीर्तिनगर के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने विरोध स्वरूप कल बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। मारपीट में घायल व्यापारियों राहुल राणा, मनमोहन राणा और गुमान सिंह नेगी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कीर्तिनगर में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मारपीट करने वाले युवक नेथाड़ा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। कीर्तिनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना का तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ बहस चल रही थी। तो मेरे भाई हैं वहाँ पे जिनकी शॉप है, अब मेरी भी शॉप है, तो उनके साथ बदतमीजी हुई। तो मैंने बोला क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने फिर तू कौन होता है, क्या होता है, तो उनके लगाई, जैसे उनके धक्का मुक्की करी। तो मैंने भी बोला भैया तू धक्का कैसे मार रहा है, मैंने ऐसा धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद तो उन्होंने उसके बाद पता नहीं कहाँ कॉल किया, उनके 2-3 लड़के आए और उन लड़कों ने, मैं तो शॉप में चला गया था, शॉप से फिर उन जो मेरे भैया हैं उनके ऊपर भी हाथ छोड़े और मेरे को शॉप से मारते, पता नहीं क्या चाबी चूबी क्या मारा, मेरे तो पूरा खून ही खून हो गया था। यहाँ तक देखोगे आप तो पूरा खून ही खून हो रखा है, अंदर तक जा रखा है। हमारे पास अभी टोटल 3 लोग आए थे जिन्होंने बोला था कि फिजिकल असॉल्ट हुआ है उनके साथ। तो उनमें से 2 लोगों के सर पे हल्की फुल्की चोटें थी और एक जो थे उनके नाक से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, साथ में आँख में भी सूजन आ रखी थी। तो हमने वही ड्रेसिंग करी है और हमने उन सबको ही CT के लिए सजेस्ट किया है और रेफर किया है हायर सेंटर में। खबर ढोईवाला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा ढोईवाला नगर पालिका में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 मार्च को हरिद्वार में आयोजित होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में ढोईवाला विधानसभा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। नेताओं ने कहा कि ढोईवाला क्षेत्र से भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ढोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला, ऋषिकेश भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल तथा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हरिद्वार को 7 तारीख को कार्यक्रम है और बहुत यहाँ पर एक विशाल रैली होने वाली है। तो उस तैयारी की दृष्टि से हम सब लोग यहाँ पे ढोईवाला विधानसभा के संगठन के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हम सब लोग आज तैयारी की बैठक के लिए यहाँ पर बैठे हैं और उसमें माननीय गृह मंत्री जी का विशाल रैली होने वाली है, उसकी तैयारी। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने हुड़दंग और मारपीट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र का है, जहां चाय सुट्टा बार के बाहर मारपीट और हंगामा करने की घटना सामने आई थी। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को हिमांशु नेगी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल सक्षम और उनके अन्य साथियों ने चाय सुट्टा बार के बाहर उसके साथी के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। SSP के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए सक्षम और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का
कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। खबर हरिद्वार से है, जहां होली के मौके पर पुलिस से जुड़ा एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुग्गावाला कोतवाल भगवान मेहर थाने परिसर में हाथ में फरसा लेकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोतवाल भगवान मेहर होली के जश्न के दौरान एक बकरे को पकड़कर फरसा लहराते हुए नाच रहे हैं। यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वर्दी में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी को इस तरह धारदार हथियार के साथ प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि थाने के अंदर इस तरह का माहौल क्यों बनने दिया गया और क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को इस तरह हथियार लहराने की अनुमति होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली और अनुशासन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे होली से जुड़ी पारंपरिक रस्म बता रहे हैं, लेकिन कई लोग इसे अनुशासनहीनता मानते हुए विभाग की छवि पर असर पड़ने की बात कर रहे हैं। फिलहाल यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्दी में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का इस तरह धारदार हथियार के साथ प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर थाने के भीतर ऐसा माहौल क्यों बनने दिया गया। खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने किडनैपिंग और फिरौती के सनसनीखेज मामले को चंद घंटों में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का है। भोजावाला निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ अज्ञात लोग उनके घर में घुस आए और उनके पुत्र शक्ति पुंडीर का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने बाद में फोन कर 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसी रात अपहरण युवक को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही घटना में शामिल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी खुद को धार्मिक संगठन से जुड़ा बताकर लोगों को डराते धमकाते थे और ब्लैकमेल कर फिरौती वसूलने का प्रयास करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देहरादून से, जहां गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस पर उनके प्रतिदिन एक पौधारोपण संकल्प के तहत अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कृषि मंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को आवश्यक बताते हुए सभी से प्रकृति संरक्षण में सहभागिता की अपील की है। होली पर्व के दौरान कैंप 108 आपातकालीन सेवा को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। अधिक कॉल आने की संभावना को देखते हुए सेंट्रल कॉल सेंटर में अतिरिक्त टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है ताकि इमरजेंसी में एम्बुलेंस को तुरंत रवाना किया जा सके। प्रदेश के सभी जिलों में कैंप 108 सेवा द्वारा मोबाइल टीमों का गठन किया गया है, जो होली के दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित अन्य जिलों में तैनात कर्मचारियों की मुस्तैदी का आकलन करेगी। इसके अलावा प्रदेश भर में 18 अतिरिक्त बैकअप एम्बुलेंस तैनात की गई हैं ताकि किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। फ्यूल की कमी भी समस्या से बचने के लिए पहले से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बैठक के दौरान अनिल शर्मा ने प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण होली की शुभकामनाएं दी और सर्दी जुकाम से बचने हेतु सावधानी बरतने की अपील की। सारे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पिछले साल के अनुभव के आधार पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग जोश में होश खो देते हैं, जिसके कारण होली के अवसर पर आरटीए केस में बढ़ोतरी देखी गई है। हमारी टीम ने आपस में बैठ के पिछले साल के अनुभव के आधार पर जहाँ पे इस टाइप की घटनाएं हुई तो वहाँ पे अतिरिक्त तैनाती रखी है। पूरा स्टाफ अलर्ट पे है, सारी एम्बुलेंस अलर्ट पे रखी गई है। इस त्यौहार को हम सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की पूरी। खबर देहरादून उत्तराखंड से है, जहां बूथ लेवल एजेंट
दो की नियुक्ति करने को लेकर जारी आंकड़ों में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार BLO 2 के नियुक्ति में कांग्रेस का औसत 76.65% रहा, जबकि भाजपा 71.74% तक ही पहुंच सका है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे शुभ संकेत बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति में कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जारी आंकड़े कांग्रेस ने नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। बहुत ही शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, उन अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में, BLA 1 BLA 2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। तो वही मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। आप निश्चित रूप से आज अहंकार में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बस्ते पर बैठने वाला नहीं मिलेगा। खबर चंपावत से, जहां भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे के लिए बंद किए जाने के बाद वनवसा बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सीमा सील होने के जानकारी न होने की वजह से 100 से अधिक नेपाली नागरिक बॉर्डर पर पहुंचकर वहीं फंस गए हैं। इस दौरान भारत से नेपाल जा रही एक महिला अचानक बेहोश हो गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को उपचार उपलब्ध कराया। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था संभाली और लोगों को सीमा सील होने की जानकारी दी। सीमा सील की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है, लेकिन बावजूद यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ नेपाल के नागरिक यहाँ बॉर्डर पर फंस गए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन बॉर्डर सील हो चुका है। अब कैसे जाएंगे, इनकी मजबूरी पे पता करते हैं कि किस तरीके की मजबूरी है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं आप? हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं? ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं नेपाल में। तो क्या सीमा सील हो गई है? हाँ जी, सीमा सील है सर। तो आपको पता नहीं था क्या? नहीं सर, इतना मालूम नहीं था मुझे। आपका नाम? उद्धव सिंह धामी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नेपाल जा रहा हूँ, कंचनपुर, यही महेंद्रनगर मेरा घर है, झलारी। दिल्ली से आया हूँ। घर पे एक भतीजा 15 साल का था, वो कल शाम को एक्सपायर कर गया, शाखा भतीजा। तो फोन गया तो मैं सुबह आया। बस ये चक्कर में किसी से कर्जा लेके 3000 रुपये दिया, कार वाले को यहाँ तक छोड़ दिया। अब यहाँ से ये लोग जाने नहीं दे रहे। कल से खाना भी नहीं खाया घर जाने। तो यहाँ होटल नहीं हो गई? अरे अपने पास चिंता है ना भाई साहब, ये है घर पे आदमी गुजरा है तो होटल होता है, और किराया भी नहीं है। 3000 रुपये तो मैं टैक्सी वाले को दे दिया। आपका नाम? प्रेम जोशी। आप भी नेपाल जा रहे हैं? हाँ जी सर। आपको नहीं पता था सीमा सील है? नहीं सर, पता ही नहीं था। फोन नहीं, कोई संपर्क नहीं था? कोई संपर्क नहीं था। तो कितने लोग हैं ऐसे अटक गए हैं जो लोग? बहुत सारे हम लोग हैं यहाँ पे, 50-60 लोग हैं। 50-60 लोग हैं? हाँ जी सर। 50 से 60 नेपाली नागरिक यहाँ बॉर्डर पे फंस गए हैं। सीमा सील है। ऊपर 200 तो करीब आगे खड़े हैं। हम आपको बताते हैं, भारत नेपाल सीमा पे भारत जाने वाले या नेपाल जाने वाले कुछ लोग यहाँ बॉर्डर पे फंस गए हैं। अब इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनको बॉर्डर पार कर दे दिया जाता है या नहीं। फिलहाल 72 घंटे के लिए सीमा सील है। 72 घंटे के बाद ही सीमा खुल पाएगी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, भारत नेपाल बॉर्डर। आगामी वर्ष 2027 में राज्य उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कसने में लग गए हैं। वहीं राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा व कांग्रेस भी जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते संगठनों में नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर कुनबा बढ़ाने का कार्य भी शुरू हो गया है। हाल ही में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजनीति का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला, जहां कांग्रेस, बसपा, यूकेडी और अन्य दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता लेकर नए सियासी सफर की शुरुआत की है। वहीं भला विपक्षी दल ऐसे में कैसे पीछे रह सकते हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी एक कार्यक्रम आयोजित कर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि नए कार्यकर्ता की सदस्यता से संगठन को मजबूती मिलेगी, जो आगामी चुनावों को लिए बेहतर साबित होगी। बहरहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है और प्रदेश की जनता किसको जीत का ताज पहनाएगी। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव बेहद खास होने वाला है।
उत्तराखंड में अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करवाकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में विभिन्न दलों के सैकड़ों महिला और युवा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। उन्हें बीजेपी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई गई, तो वहीं कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर नई कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने में लग गई है। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने कांग्रेस को मजबूती मिलने का दावा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हुए। उनके अनुसार नए सदस्यों में युवाओं, महिलाओं और बहनों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। साथ ही ऐसे लोग भी पार्टी में आए जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जिन्होंने अच्छे मत प्राप्त किए थे। इससे उन्होंने एक सकारात्मक शुरुआत बताया है। देखिए, चुनाव में तो राजनीतिक दलों की कोशिश रहती है कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके सदस्य बनेंगे और पार्टी को उतनी मजबूती मिलेगी, वो अपने इशू को लेकर के उतनी जनता के पास जा सकेगी। लेकिन अब उत्तराखंड में देखने में आ रहा है कि चुनाव को बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगले वर्ष ही चुनाव है और जिस प्रकार से यहाँ पर अभी दोनों राजनीतिक दल अपनी सदस्यता को लेकर के काम कर रहे हैं। भाजपा चूंकि संगठन के रूप में देखा जाता है तो वो बड़ी मजबूत स्थिति में दिखती है, उनका अपना एक सेट पैटर्न है जिन पर वो लगातार एक्टिव रहती है। कांग्रेस में अभी कुछ समय पहले से एक नई चीज देखने को मिल रही थी कि उनके छत्रा पे इकट्ठे हो रहे थे। अब वो जिस हिसाब से आगे बढ़ने की बात निकल के आ रही थी, लेकिन पिछले 16 तारीख को जो घटनाएं हुई, जो उनका प्रदर्शन हुआ, उससे उसके प्रभाव भी बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस उन चीजों को लेकर के उतनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई देख करके कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। उसमें युवा भी हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं और सब लोग जो है जो चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मत प्राप्त किए हैं। ये एक शुरुआत है और धीरे धीरे मुझे लगता है समय के साथ और आगे गति पकड़ेगी और ऐसे ज्वाइनिंग के प्रोग्राम जो है सारे देहरादून भर में हम आयोजित करने का काम करें। सर, बीजेपी देखिए, एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे होंगे। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे। हर समय चुनावी मूड में रहने वाली भाजपा अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, लेकिन इस बार 27 के चुनाव में पहले की भांति इस बार अपनी सीटों को बचाने के लिए भी बड़ा संघर्ष भाजपा को करना पड़ सकता है। बाकी विपक्षी दलों ने कांग्रेस के साथ कई दल इंडिया गठबंधन के तहत भाजपा सरकार को घेरने में अभी से जुट गए हैं। वहीं क्षेत्रीय दल यूकेडी भी अपना कुनबा बढ़ाने के साथ जीत का दावा करता नजर आ रहा है। उत्तराखंड की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिस तरह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त होकर आज अपना समर्थन और विश्वास उत्तराखंड क्रांति दल पर जता रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में खलबली का माहौल है। दोनों ही सदस्यता अभियान के लिए दौड़ भाग लगा रहे हैं कि कैसे जो है उत्तराखंड क्रांति दल के जो मोर्चा है इसको रोका जाए। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बारी बारी कर जल जंगल जमीन को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ की जनता को त्रस्त किया है, तो जनता ने भी निश्चय किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल को ही विधानसभा तक पहुंचाया जाए। देखिए, भाजपा की ज्वाइनिंग में और कांग्रेस के जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर ये है, भाजपा सत्तारूढ़ दल है। भाजपा में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अवसरवादिता के चलते, लालच के चलते और मौका परस्ती के चलते ज्वाइन कर रहे हैं। और जो इस चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है वो एक एक व्यक्ति भाजपा के सैकड़ों लोगों पर भारी है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय देने के लिए कुछ नहीं है। हम विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, हम बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना निडर, कितना साहसी वो व्यक्ति होगा जो इस वक्त विपक्षी दल को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है, वो देश से प्रेम करता है, देश की एकता अखंडता से प्रेम करता है, सामाजिक सौहार्द और ताने बाने से प्रेम करता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया,
कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 050। उत्तराखंड में अगले साल 2027 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन बना रहे नेताओं ने भी अपनी भागदौड़ शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो मेहनती जिताऊ उम्मीदवार पर ही 2027 के विधानसभा चुनाव में दांव लगाएगी। इस दौरान कांग्रेस, बसपा, स्वराज सेवा दल और अन्य दलों से जुड़े कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा पार्टी की सदस्यता ली है। विशेष रूप से मातृशक्ति और जेनजी युवाओं की भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बना दिया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए 2027 का चुनाव करो और मरो की स्थिति में पहुंच गया है। अब देखना होगा किसके दावे जनता को 2027 में लुभाने में कामयाब होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। अब वक्त हो गया है, दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का